तो एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त रह सकते हैं और लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं लड़की और लड़की की दोस्ती, जग जाहिर है, ठीक है। उस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। बोला जाता है कि अगर वो दोनों साथ बैठी हैं तो शायद दो लड़के बैठ के इतनी बातें नहीं करेंगे, इतने इनपुट्स नहीं निकाल पाएंगे आपस में एक दूसरे के लिए जितना वो निकाल सकती हैं, और जिसकी वजह से उनका जो फॉर्मेलिटी का लेवल होता है वो उस लेवल का होता है जो बिल्कुल नेचुरल होता है। और लड़कियां ज्यादा लंबे टाइम तक दोस्ती नहीं निभा पाती, उसका कारण यही है कि फैमिली का प्रेशर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ तो फैमिली में दूसरे फैमिली में चली गई, दूसरे कल्चर में चली गई, और वो डरती हैं कि अगर मैं किसी और लड़के से बात करूं शादी के बाद में तो हो सकता है कि ये सोसाइटी कोई गलत मतलब निकाल ले। भगवान कृष्ण और अर्जुन वैसे तो कजन थे, बट उन लोगों ने एक दूसरे को केवल अपना मित्र ही समझा। और एक चीज मित्रता के अंदर जो हमेशा आती है, दैट इज अबाउट रिस्पेक्ट। तो अगर आप अपने दोस्त की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो शायद मुझे लगता है आप वो दोस्ती निभा भी नहीं सकते। जो कि आपने बात की पीछे बुराई करना, तो अगर मेरा फ्रेंड सच्चा है तो बुराई पीछे नहीं करेगा। यहाँ पे नॉर्मली हम भगवान कृष्ण को बहुत क्रेडिट देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रेडिट हमें अर्जुन को भी देने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड को एज अ एडवाइजर एक्सेप्ट करते थे। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते तो शायद गीता बोल भी दी जाती, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते। तो वो एक्सेप्टेंस का फैक्टर, वो रिस्पेक्ट का फैक्टर कि हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एंड आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन यू। तो गार्ड ने बोला कि देखो सर ऐसा है, खाना खाना है तो खा लो, पर ये शादी का नहीं, बर्थडे पार्टी अटेंड है। तो दिस इज द इंसिडेंट, द प्रैक्टिकल वन। और उस दिन के बाद हमने उसका नाम भी रख दिया कॉलेज में दूल्हे का भाई। तो उसका एक यही इंटेंट होता था कि पूरे दिन में मुझे नशा करना है, और मैं उसको, क्योंकि हम मार्केट से के आसपास से गुजरते थे, तो वो कुछ इनिशियल ईयर्स ऐसे थे जिसमें वो हमें पहचानता था। बट रिसेंटली मुझे ये बात पता चली है कि लगभग 2 साल पहले कोविड के दौरान, या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो जब वो उनके महल के सामने पहुंचते हैं तो जो भी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, दरबान कह सकते हो आप उनको, जो होते हैं तो उनको रोकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का या द्वारकाधीश का मित्र हूँ। तो गार्ड्स हंसते हैं उन पे। हमको लगता है कि अगर मैं इस तरीके से भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा या फिर अपने मित्र के पास जाऊंगा तो वो भी कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनेंगे कि उनकी दोस्ती कैसे इंसान के साथ है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वहां से वापस जाने को तैयार थे कि मेरे दोस्त को मेरी वजह से हंसी का पात्र ना बनना पड़े। हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे और अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए वो ये है कि आप लोगों ने जो प्यार, जो स्नेह हमें हमारी पहली वीडियो पे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पॉडकास्ट की जर्नी के जो सूत्रधार हैं राहुल, आज वो फिर से मेरे साथ अवेलेबल है, और या मैं उनके साथ अवेलेबल हूँ। थैंक यू। तो राहुल साथ हैं, और आई होप कि आज का जो कॉन्वर्सेशन होने वाला है वो फिर से उतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितना पिछली बार था, और हो सकता है उससे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला हो। बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद वही है, क्योंकि जब मैं और आप एक साथ होते हैं तो जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। yes. और लास्ट पॉडकास्ट में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरीके के थे जो लोगों ने मुझसे कॉल करके भी उनके बारे में बोला कि आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन कैसे आए, क्योंकि उनके दिमाग में भी उसी टाइम पे वही उसी तरीके की बातें चल रही थी, और हमारे वीडियो के माध्यम से उनको उनके जवाब कुछ हद तक उनको मिले हैं। तो मनोज, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूं आपसे पूछने के लिए। ओके। मेरा बहुत मन था कि मैं उसी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करूं, लेकिन जब मैंने सोचा तो मेरे पास आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे तरीके के अच्छे सवाल है आपसे पूछने के लिए। बिल्कुल। तो मनोज, मैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछने वाला हूं वो है फ्रेंडशिप से रिलेटेड। ओके, तो आज का टॉपिक शायद फ्रेंडशिप होने वाला है। बिल्कुल मनोज, आज का जो डिस्कशन हमारा होने वाला है या फिर जो कॉन्वर्सेशन हमारा होने वाला है वो फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे जाएगी ये टॉपिक हो सकता है फ्रेंडशिप के बियॉन्ड भी चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद यही है। बिल्कुल। सो मनोज, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपके नजरिए से
या फिर इस फ्रेंडशिप शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ज़्यादा ना तो टाइम लूंगा और ना ही इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फ्रेंडशिप का मीनिंग सभी के लिए शायद अलग अलग होता है और सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। लेकिन मैं अगर इसको एक वर्ड से केवल सजाने की कोशिश करूं तो वो वर्ड होगा सेल्फलेसनेस। कि अगर मैं आपके साथ दोस्ती में हूँ या मेरे और जो दोस्त हैं या आपके जो और दोस्त हैं, तो एक चीज जो इस दोस्ती को या इस फ्रेंडशिप को जिंदा रख सकती है वो ये होता है कि जब आप सेल्फलेसनेस की तरफ पहुंच जाएं या आप अपने बारे में तो सोचें, लेकिन आप अपने बारे में सोचने के साथ साथ उस फ्रेंड के बारे में भी उतना ही सोचें जितना आप अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और एक और लाइन इस पे ऐड करना चाहूँगा, तो नॉर्मली एक रिश्ता, फ्रेंडशिप जब हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि खून से बड़ा होता है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे एग्री ना भी करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब बात आती है सेल्फलेसनेस की, तो सिंपल सा लॉजिक है, वो एक दोस्त जिसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, तो इसका मतलब आप उस दोस्ती को निभाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से यही एक वर्ड है जो कि शायद बेटर तरीके से फ्रेंडशिप को डिफाइन कर सकता है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा जरूर होगा जो आप कहीं ना कहीं लेके आना चाहेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप बताइए, आपके लिए सेम क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है फ्रेंडशिप वर्ड को लेकर? तो मनोज, आपने जिस तरीके से फ्रेंडशिप को समराइज किया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें बस मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर मैं दोस्ती की बात करूं या फ्रेंडशिप की बात करूं, तो मैं अगर किसी को दोस्त बनाता हूं तो सबसे पहले अगर उस व्यक्ति के अंदर अगर मैं कुछ देखता हूं तो उसमें होता है उसका चरित्र, यानी उसका कैरेक्टर। और ऐसा मैं इसलिए करता हूं बिकॉज मुझे पता है कि कुछ ना कुछ गुण उसके मेरे अंदर भी आएंगे। राइट। और अभी तक आपने भी कहीं बहुत जगह से सुना होगा कि इंसान कहीं से भी गिर जाए तो उठ सकता है, राइट। लेकिन अगर वो चरित्र से गिर गया तो उठ नहीं सकता। तो लोगों से अगर इसी पॉडकास्ट के माध्यम से अगर बच्चे सुन रहे होंगे या फिर यंगस्टर या हमारे एज के भी लोग सुन रहे होंगे, तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि आप बिना दोस्त के रह नहीं सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बहुत सारे रिश्तों में बंधा होता है, उसमें से एक रिश्ता दोस्ती का भी है। तो जब भी दोस्त चुने आप, तो ये जरूर देखें कि उसका कैरेक्टर बेदाग हो, क्योंकि दाग हर जगह अच्छे नहीं होते। तो अब इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मनोज, मैं आपसे अगर मैं बात करूं कि आपको क्या लगता है कि लंबे समय तक अगर दोस्ती निभाने की बात है तो कौन सा ऐसा जेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, कि लड़कियां लंबे समय तक दोस्ती निभा सकती हैं या फिर लड़के बहुत लंबे समय तक दोस्ती निभा सकते हैं, और इन दोनों के दोस्ती को निभाने का जो एक्सट्रीम है वो क्या होता है? अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कुछ रिलेट करके आपको बताना चाहे तो। ओके, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंडशिप बिटवीन अ बॉय एंड बॉय, फ्रेंडशिप बिटवीन गर्ल एंड गर्ल, एंड फ्रेंडशिप बिटवीन गर्ल एंड बॉय। ठीक है, तो अगर मैं गर्ल एंड बॉय की बात करूँ तो नॉर्मली आज की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो आपको पता है कि बोला जाता है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत लंबे समय तक दोस्त नहीं रहते हैं या नहीं रह सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर रिलेशन में आप सिर्फ एक ही कनेक्ट बिल्ड करो, राइट। तो दोस्ती एक पवित्र रिश्ता जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि होता है, और सेल्फलेसनेस मैंने स्टार्ट में ही बोला था। तो एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त रह सकते हैं और लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं लड़की और लड़की की दोस्ती, जग जाहिर है, ठीक है। उस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। बोला जाता है कि अगर वो दोनों साथ बैठी हैं तो शायद दो लड़के बैठ के इतनी बातें नहीं करेंगे, इतने इनपुट्स नहीं निकाल पाएंगे आपस में एक दूसरे के लिए जितना वो निकाल सकती हैं, और जिसकी वजह से उनका जो फॉर्मेलिटी का लेवल होता है वो उस लेवल का होता है जो बिल्कुल नेचुरल होता है। अगर मैं अपने किसी एक फ्रेंड से बहुत टाइम के बाद मिलूंगा तो शायद मुझे उसके साथ दोबारा जेल अप होने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन मेरे को लगता है लड़कियां बहुत इजीली कर लेती हैं, राइट। वो ब्लेसिंग है उनके पास बहुत, भगवान ने उनको उस तरीके से ही बनाया है। तो लड़की और लड़की की फ्रेंडशिप भी लंबे टाइम तक जा सकती है और जाती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप पे। आपने बोलता है कि पर्सनल मेरा क्या एक्सपीरियंस कहता है, तो
मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक लड़का अगर दूसरे लड़के के साथ दोस्त है तो ये मेरे को लगता है लाइफ टाइम तक निभाया जा सकता है, और बहुत सारे लोग निभाते भी हैं। आपके पास भी आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनको आप कभी भी रात के 12 बजे भी कॉल करो ना तो आपको कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने एक फ्रेंड को कॉल कर रहे हो। लेकिन अगर उसी जगह एक लड़की आपकी फ्रेंड है तो यू विल हैव दिस डाउट इन माइंड, क्या ये राइट टाइम है उसको कॉल करने का या बात करने का। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ टॉक जो होता है वो लड़के और लड़के की दोस्ती में नहीं रहता। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो कि मतलब चाइल्डहुड से मेरे साथ है और आज तक कनेक्टेड है, और आज भी हम जब बात करते हैं नॉर्मली उसी तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि लड़के और लड़के की जो दोस्ती होती है वो लंबे टाइम तक इजिली निभाई जा सकती है। लड़के और लड़की, मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि एक बाउंडेशन होता है, क्योंकि अगर आप सिंसियर हो, सेंसिबल हो, तो शायद आप उन चीज़ों को देखोगे कि यार राइट टाइम है या नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ है, मे बी अपने हस्बैंड के साथ है, व्हाटएवर इट कुड बी। जो आप गलत नहीं हो ना, वो पार्टनर या वो जो पर्सन है आपका फ्रेंड जो है वो गलत है। पॉइंट ये है कि जो थर्ड पर्सन है यू रियली कैन नॉट प्रेडिक्ट हिज माइंड। अब बात करते हैं एक लड़की और लड़की की दोस्ती की, तो उसमें मेरे को बस एक चैलेंज लगता है यार, उनकी लाइफ हम लोगों से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? शादी के बाद उनको अपना घर बदलना पड़ता है, और उनके जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो चेंज हो जाते हैं सडनली, और फिर उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे को लगता है ज़्यादा है। मैरिज के बाद उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर वो वर्किंग है तो घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो वो इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं बिजी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को दोस्ती निभाने में वो चैलेंज आता है, जो कि शायद एक लड़के और लड़की की दोस्ती में वो चैलेंज नहीं आता। मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप कोई भी कर सकता है और बहुत सारे लोगों की चलती है, जेंडर स्पेसिफिक होना इसमें कुछ है नहीं, बट येस दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। लड़का ज्यादा फ्री होता है एज पर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, तो ये हमने आज से नहीं बचपन से शायद ऑब्जर्व भी किया है, फील भी किया है, दो अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और विच इज वेरी गुड साइन फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री एज वेल। अब ये क्वेश्चन अगर आपने पूछा है तो आई एम श्योर कि आप जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको आप लोगों के साथ लाना चाहते हैं, लोगों के पास लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है इन इसी सेम क्वेश्चन पे? आपने मेरा क्वेश्चन वापस मुझे घुमा दिया और आई बिलीव कि हमारे पॉडकास्ट की ब्यूटी भी यही है शायद, कि हम एक आंसर लेके शायद उसको क्लोज नहीं करते हैं। वी ऑलवेज सी कि सामने वाले पर्सन के पास और क्या है बोलने। मनोज, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये इस क्वेश्चन को लेकर वो थोड़ा डिफर करता है। डिफर इसलिए भी करता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो बहुत जल्दी लोग रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जनरेशन की अगर मैं बात करूं उसमें हम दोस्ती बहुत लंबे टाइम तक निभाते थे। ठीक है, वहाँ पे गर्लफ्रेंड मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता था ठीक है, तो लोग इतनी जल्दी रिलेशनशिप में पड़ते नहीं थे। आज के टाइम में क्या है कि लोग स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में जाते जाते तक बहुत सारे रिलेशनशिप में पड़ चुके होते हैं, और उसमें जो मैंने आज जो प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ आज में सोसाइटी में वो ये है कि जब कोई लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है या फिर कोई लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में आती है, अब वो क्या करने लग जाते हैं, वो ट्राई करते हैं कि ना डोमिनेट करना रिलेशनशिप को स्टार्ट कर देते हैं। वेरी ट्रू, यस। और जब वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ ही बीते। तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो उसकी फ्रेंड से ना बात करे, या लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ना जाए, राइट। तो ये जो सारी चीजें हमारी सोसाइटी में भी चली आ रही है, उसमें बस मैं यही कहना चाहूंगा कि रिलेशनशिप को टॉक्सिक होने से आपको वो रेड फ्लैग है उसको पहचानना है। ठीक है, क्योंकि प्यार का जो सबसे पहला जो स्टेप होता है तो दोस्ती है। बिल्कुल। और जब आप दोस्ती में किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अच्छा नहीं लगता जब आपको, तो जब आप एक स्टेप आगे चले जाते हो जिसको आप एक रिलेशनशिप का नाम दे देते हो, तो उसमें तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। Very true. और लड़कियां ज्यादा लंबे टाइम तक दोस्ती नहीं निभा पाती, उसका कारण यही है कि फैमिली का प्रेशर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ तो फैमिली में दूसरे फैमिली में चली गई, दूसरे कल्चर में चली गई, और वो डरती हैं कि अगर मैं किसी और लड़के से बात करूं शादी के बाद में तो हो सकता है कि ये सोसाइटी कोई गलत मतलब निकाल ले, राइट। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि ये समाज बदल रहा है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही गुड साइन है। लेकिन मेरे हिसाब से टॉक्सिसिटी सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप में ही नहीं होता, दोस्तों में भी होता है। आपके बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो टॉक्सिक होंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपको उनको बहुत लंबे टाइम तक अपने कंधे पर बिठा के ले जाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि जो आपका फ्रेंड होता है वो आधा आपका रूप होता है। कुछ आप उससे सीखते हैं, बिल्कुल। कुछ वो आपसे सीखता है। तो हमेशा अपनी सराउंडिंग कुछ ऐसे लोगों के साथ रहिए जैसा कि आप लाइफ में आगे बनना चाहते हो। वेरी ट्रू। सो ये रही बात हमारी फ्रेंडशिप से रिलेटेड। अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, हो सकता है कि पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक कुछ मैसेज अच्छे गए होंगे। और हम जो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही सटीक हो, लेकिन ये हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि क्या आप भी हमसे इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप हमारे जो सोच है या फिर हमारा जो डिस्कशन है उससे आपका थॉट कुछ डिफरेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टॉप 3 क्वालिटीज जो आप पिक करना चाहोगे या आप देखते हो किसी भी इंसान में उसको दोस्त बनाने से पहले, तो कौन सी वो 3 क्वालिटीज हो सकती हैं? आई होप कि आप कैरेक्टर को टॉप पे लाओगे, पर मैं उस आंसर में ऐड नहीं करना चाहता कुछ, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि वो 3 क्वालिटीज कौन सी हो सकती है जो कि आप सबसे ज्यादा कंसिडर करते हो ताकि आपको लगे कि यार ये दोस्त बनाने लायक है, क्योंकि हर इंसान भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो कैरेक्टर की बात आपने जो की, तो कैरेक्टर बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। और मैं उसके अगर बात करूं तो उनमें से ही कोई 3 ट्रेट निकालने की बात करूंगा जिससे मिलकर, यानी कि बहुत सारे आपके जो ट्रेट होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट, उससे मिलकर आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है। तो सबसे पहला अगर मैं पिक करने की कोशिश करूं किसी अपने फ्रेंड को या फिर मैं नोटिस करता हूं किसी इंसान के अंदर, तो वो ये है कि वो मेरे सामने किसी और की किस हद तक बुराई कर सकता है। ओके। तो मैं ये ट्राई करता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, जब भी किसी को लाना चाहता हूँ या फिर मैं किसी फ्रेंड सर्कल में जाना चाहता हूँ, कि वहां पे जो भी व्यक्ति है वो किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई मेरे सामने ना करे। ओके। और उसका सीधा से सीधा मैं बात करूं कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पीठ पीछे कोई मेरी बुराई करे। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बुराई करे। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो, आप मेरे मित्र हो, आप चाहते हो कि मेरे अंदर से वो जो मेरी कमियां है वो कम हो जाए, तो आप वो बात मुझसे करोगे, ना कि किसी और से। सबसे पहला ये। दूसरा, मैं ये देखता हूँ कि वो अपने से छोटे, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर अपने से बड़े, उनसे किस तरीके से बिहेव करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है, या अगर अच्छे मुकाम पे ना भी पहुंचे, लाइफ में थोड़ा अच्छा करने लग जाता है, तो जैसे कि बात करूं उसके बिल्डिंग का लिफ्टमैन हो या फिर वॉचमैन हो, गार्डनर हो, गेट कीपर हो, वो उससे ना, क्योंकि वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है वो सब रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अब मैं ये नोटिस करता हूँ जब उनके साथ जाता हूँ कि वो किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ उस व्यक्ति के अंदर कि वो लाइफ में, क्योंकि अगर लंबे समय तक आपको दोस्ती निभानी है तो आपका एक कॉमन गोल होना जरूरी है। कॉमन गोल का मतलब ये नहीं है कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज आपको खरीदनी है या किसी ऐसी मटेरियलिस्टिक पोजीशन पे आपको पहुंचना है। करेक्ट। कॉमन गोल का मतलब ये होता है कि क्या, लेट सपोज अगर मैं पीस चाहता हूँ लाइफ से, तो क्या वो लाइफ से उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे कॉमन गोल नहीं होंगे तो हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे और रिलेशनशिप को, यानी कि अपनी दोस्ती को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त बने, वो दोस्त मेरे साथ लंबे टाइम तक बने, ठीक है। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने बात करी रिस्पेक्ट की, राइट। अगेन मेरी आदत है थोड़ा सा पीछे ले जाने की पास्ट में, ठीक है, तो मैं दोबारा अपने दर्शकों को पीछे लेके जाना चाहूंगा थोड़ा सा, और हम बात करेंगे थोड़ी सी दोबारा महाभारत के बारे में। भगवान कृष्ण और अर्जुन वैसे तो कजन थे, बट उन लोगों ने एक दूसरे को केवल अपना मित्र ही समझा। और एक चीज मित्रता के अंदर जो हमेशा आती है, दैट इज अबाउट रिस्पेक्ट। तो अगर आप अपने दोस्त की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो शायद मुझे लगता है आप वो दोस्ती निभा भी नहीं सकते। जो कि आपने बात की पीछे बुराई करना, तो अगर मेरा फ्रेंड सच्चा है तो बुराई पीछे नहीं करेगा। युद्ध के आरंभ में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो गीता का पहला दोहा बोलता है, वो ये कहता है कि भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, और बोलते हैं कि रथ को आगे की तरफ ले चलो, मैं एक बार रणभूमि को देखना चाहता हूँ। और वो पहले मुआयना करते हैं सारा, कौन कहाँ खड़ा है और कैसे खड़ा है। और इस दृश्य को देख के अर्जुन बहुत विचलित हो जाते हैं, और विचलित इसलिए हो जाते हैं कि वो सामने जिनको भी देखते हैं वो सारे उनके रिश्तेदार ही हैं।
कि मुझे अपने पितामह के सामने जाके लड़ाई करनी पड़ेगी, या फिर मुझे अपने भाइयों से ही लड़ना पड़ेगा। धर्म युद्ध था, लेकिन ये देखने के बाद वो इतने विचलित हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मुझसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये युद्ध मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट को लेके आऊंगा। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने गीता बोली और वो पूरा ज्ञान उनको दिया कि धर्म युद्ध क्या है और क्यों हो रहा है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ जाएगा, सबकी जर्नी डिसाइडेड है, कुछ अलग नहीं है। बट यहाँ पे नॉर्मली हम भगवान कृष्ण को बहुत क्रेडिट देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रेडिट हमें अर्जुन को भी देने की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड को एज अ एडवाइजर एक्सेप्ट करते थे। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते तो शायद गीता बोल भी दी जाती, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते। तो वो एक्सेप्टेंस का फैक्टर, वो रिस्पेक्ट का फैक्टर कि हाँ आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एंड आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट इन यू। और हो सकता है कि भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन का सारथी कोई और होता तो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जैसे कि आपने बताया, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं। बिल्कुल। क्यों? अगर पांडवों के एडवाइजर थे कृष्ण जी, राइट, तो वैसे ही कौरवों के एडवाइजर थे शकुनी मामा। ठीक है, तो हमारे लाइफ में ना एडवाइजर का बहुत बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने सराउंडिंग में जो आपके एडवाइजर है उसको बहुत ही वाइजली चूज करें, क्योंकि जैसा कि अभी मनोज भाई ने बताया कि पांडवों के जो एडवाइजर थे वो कृष्ण जी थे, और कौरवों के जो एडवाइजर है वो एडवाइजर थे वो कौन थे? वो शकुनी मामा थे। तो अंत क्या हुआ? अंत में हार या फिर पराजय हुई कौरवों की, और बहुत ज्यादा संख्या में बड़ी सेना थी उनके पास, ज्यादा बल था उनके पास, ज्यादा धन था उनके पास, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनके एडवाइजर अलग अलग थे, तो जो इस युद्ध का परिणाम आया वो बिल्कुल डिफरेंट आया। चलिए मनोज, अब इस वार्तालाप को और एक अलग लेवल पे ले चलते हैं, और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप फ्रेंडशिप के टॉपिक पे अब हम आ ही गए, तो इस आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ऐसा वाकया जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत हुआ और वो आप कभी भी भूल नहीं पाते? Okay. So the question is very close to my heart और मैं इसको बहुत सारी अपनी ट्रेनिंग में यूज कर चुका हूँ, लेकिन आई बिलीव कि बहुत सारे दर्शकों तक ये अभी भी नहीं पहुंचा होगा। तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसिडेंट से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाता। मुझे नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे कितना आया, लेकिन हाँ एक लर्निंग तो मैं वहां से लेके आया हूँ। तो आई वॉज इन द ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन और न्यू ईयर वॉज अप्रोचिंग। तो न्यू ईयर पार्टी का क्रेज होता था कॉलेज इज द टाइम। अब शायद हम लोगों को उतना क्रेज ना हो जितना अभी कॉलेज वाली जनरेशन को है, उस टाइम हमें होता था। और डिसाइडेड किया हम क्या करें, वी हैव टू डू समथिंग यूनिक, क्योंकि ये फाइनल ईयर है और इसके बाद हमारा शायद न्यू ईयर एक साथ कभी हो पाए, क्योंकि सब अपनी फैमिलीज के साथ होंगे, अपने करियर में होंगे। तो डिसाइड किया कि क्या करना है, तो हमने कहा वी डिसाइडेड अबाउट कि हम जाएंगे एक पब के अंदर ना, विल डांस एंड एवरीथिंग एंड ऑल। तो वो होता है वो कल्चर उस टाइम पे नया नया आया था हमारी सोसाइटी में, और मैं ये नहीं कहूंगा कि नया आया था, हम तक पहुंचा था, शायद हम नए थे उस कल्चर के लिए। तो डिसाइड हुआ, तो डिसाइड हुआ तो 5 लोगों का ग्रुप जो क्लोज होते हैं फ्रेंड्स आपके, क्योंकि आपकी क्लास में हो सकता है आपके बैच में 100 लोग हों, लेकिन आपका क्लोज ग्रुप 5-6 लोगों से ज्यादा का होता नहीं नॉर्मली। 5 ही लोग से डिसाइड हुआ, ठीक है। पहली बार था, नाइट आउट वाला सिचुएशन बन रहा था, परमिशन भी लेनी थी घर से, तो लिया, किसी तरीके से मिल गया और बोल दिया था कि लेट हो जाएंगे, न्यू ईयर है। और हमने ये नहीं बोला कि हम पर्सनली कुछ ट्राई कर रहे हैं, हमने डिसाइड ये किया कि हम ये बोलेंगे कि कॉलेज की तरफ से ही इवेंट है, तो वी हैव टू बी अ पार्ट। और यही बहाने चलते थे हमारे टाइम पे। बिल्कुल। तो डिसाइड हुआ 31 की 1 दिसंबर, ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 2000, मैं ईयर नहीं बताऊंगा, आप लोग फिर हमारी एज गेस करेंगे। Okay. सही बात है। So what I'll do, मतलब इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सिर्फ लड़की अपनी उम्र नहीं छुपाती, लड़के भी छुपाते। ठीक है, तो अगर हम अपनी एज बताएंगे तो लोग विश्वास तो करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो, हम भी संतूर से नाते हैं। ओके, तो मैं इसको लेके चलता हूँ आगे। तो डिसाइड हुआ पब में मिलेंगे, पब में मिले, और उस टाइम पे पॉकेट मनी इतना नहीं होता था, तो आई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ट्यूशंस, तो मैं अपने आप कुछ पॉकेट मनी, और ऐसे ही करते थे उस टाइम पे, मतलब स्टूडेंट्स अपना पॉकेट मनी खुद ही अरेंज करते थे। आज के पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा मेरे को लगता है जेनरस होते हैं कि पॉकेट मनी ना दे देते हैं, तो हम लोगों को बोला जाता था कि भाई ऐसा है, कॉलेज फीस अरेंज कर दी है, पॉकेट मनी आप अरेंज करोगे, ठीक है।
पब गए, पब में पैसे वैसे हमने जो दिया, एंट्री के पैसे लगते थे, फ्री में तो एंट्री होती है ना। 31st तो वैसे भी इतना ब्लॉकबस्टर होता है किसी भी पब के लिए कि उनकी सारी अर्निंग मेरे को लगता है पूरे 2-3 महीनों की उसी दिन निकल जाती है। पैसे वैसे देने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा बचा नहीं रहा होगा। तो हुआ क्या, फिर वहाँ अंदर जाने के बाद वो आप डांस कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने स्नैक खाया एंड ऑल, ये सब किया। अब उसके बाद फाइनली जब पार्टी एंड हुई, न्यू ईयर आ चुका था, और न्यू ईयर आने के बाद वी केम आउट। तो फॉर्चुनेटली एक बंदा कार से आया था। हम लोगों ने जब बाहर आके देखा, हमारे पास पैसे नहीं, ठीक है, घर जाना है, चलो घर जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वी हैव अ कार, तो एक बंदा सबको ड्रॉप करता हुआ आएगा। और दिल्ली की बात है, कहीं ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तो ड्रॉप करते हुए आएगा। लेकिन भूख सबको लगी हुई थी, पैसे थे नहीं, यूपीआई का कॉन्सेप्ट था नहीं, ठीक है, और होता भी तो अकाउंट में भी कुछ होना चाहिए था, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड, हमने कहा कि यार चलो घर चलते हैं। अब घर पे जाने के बाद तो हमें पूरी उम्मीद थी गालियों के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा आज खाने में, ठीक है, बिल्कुल। और उसके लिए हम इंटरेस्टेड थे। आए एक दोस्त हमारे बीच में ना, हमेशा एक होता है आपकी पूरे ग्रुप में एक बंदा ओवर कॉन्फिडेंट ऑलवेज, ठीक है, तो देयर वाज अ गाय, तो मैं नाम बता देता हूँ उसका, नीरज करके लड़का था, और वो ओवर कॉन्फिडेंट। तो हम आ रहे थे द्वारका वे से, द्वारका के वहाँ पे टेंट लगा हुआ था, ठीक है, फंक्शन टाइप का। मैं समझ पा रहा हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं, आपकी कहानी किस तरफ जा रही है। तो वो कॉन्फिडेंट था, उसने बोला कि खाना खाना सबको, कौन मना करेगा, सारी भूखे थे। डांस करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको, क्योंकि मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो यू फील हंग्री, राइट। वी वर फीलिंग हंग्री, सो हमने कहा कि क्यों नहीं, मेरे पास पैसे हैं तो तू वहीं बता देता यार, नहीं खाना कह रहा पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, खाना खिला दूंगा, क्या करना है, क्या देख वहाँ टेंट लगा हुआ है, अंदर चलते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर जस्ट गेटिंग इनटू एन इवेंट विदाउट इनविटेशन। डर तो था, वो कह रहा मैं देख लूंगा सब, तो मैं आगे आगे चलूंगा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलना, ठीक है, तो आगे आगे चल, देखते हैं देखो आगे आगे चलते हुए क्या होता है। आगे आगे गया, जो हमें उम्मीद थी कुछ वैसा ही हुआ, गार्ड ने रोक लिया। गार्ड ने बोला हाँ जी सर, और 12 बजे के बाद हम एंटर कर रहे हैं, राइट। और ये ओवर कॉन्फिडेंट फ्रेंड मिला, कहते तुझे पता है कौन है, और हम तो नहीं बोला उसने क्योंकि हम थोड़ा पीछे ही थे, तुझे पता है मैं कौन हूँ, कौन। तो गार्ड ने बोला भैया कौन हो, कह रहा कि मैं दूल्हे का भाई हूँ। तो गार्ड ने कहा ठीक है। तो गार्ड को पहले हंसी आई, उसकी हंसी देख के हम लोग लगे मतलब पकड़ा गया भैया लड़का। तो गार्ड ने बोला कि देखो सर ऐसा है, खाना खाना है तो खा लो, पर ये शादी का नहीं बर्थडे पार्टी का टेंट है। तो दिस इज द इंसिडेंट, द प्रैक्टिकल वन। और उस दिन के बाद हमने उसका नाम भी रख दिया कॉलेज में दूल्हे का भाई। हाँ, दूल्हे का। तो आज भी हम उसको कॉल करते हैं ना, कई बार जब बात होती है तो वो कहता है यार तुम ना बार बार उसी इंसिडेंट को पकड़ के ना लेग पुल करते हो, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि उसके बाद मैंने खाना सबको खिलाया था। मैंने कहा तुझे लगता है कि किसी ने खाया था? चलिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपने यही सीखा होगा कि कॉन्फिडेंट होना सही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और ये दोस्ती की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है। तो लाइफ में भी अगर आप किसी स्टेज पे लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट, तो मेरे को लगता है गलत है। और मुझे उम्मीद है हर लड़के या लड़की की लाइफ में, या जो भी इंसान इस जिंदगी में आया है, तो मतलब अपनी मेमोरीज क्रिएट करता है। कुछ ऐसा आपके पास भी जरूर होगा जो आपके दिल के करीब हो, और जिसको सोच के आपको लगता है कि यार ये एक लेसन है मेरी लाइफ में। मैं उस दिन सीखा था कि जिंदगी में मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि कई बार तो वो चढ़ जाता है ना सुरूर आपके ऊपर। What is that incident for you that you can easily recall or which is not getting away from you even? अच्छा, मेरा बहुत ज्यादा हैपनिंग इंसिडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में जो बातें स्टक करके रह जाती है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पे उसको बता देना चाहिए, इससे आप कहीं ना कहीं हल्का फील करते हो, ठीक है। तो मैं अगर बात करूंगा कि मेरे कॉलेज टाइम में एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था, जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज पे नशे की आदत में पड़ गया। और नशा आपको पता है, ठीक है, एक दीमक की तरह जो आपके शरीर को खोखला करते रहता है समय के साथ साथ ही। और वो एक मेरे घर के आसपास एक नियर बाय एम्बेसी थी, उसमें रहता था। मैं एम्बेसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, वो सुनेंगे तो हो सकता है कि उनको ये पता चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जब हमने उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उसकी जो मॉम है, मॉम की डेथ हो गई थी। फादर पहले ही नहीं थे, मॉम की भी डेथ हो गई थी, और उसके भैया भाभी थे। उनकी भैया भाभी ने उसको घर से निकाल दिया। ओके। अब देखो, या तो जब आपको ये अगर लोग ठोकर पड़ती है आपको, या तो आप कुछ करके दिखा देते हो लोगों को, दुनिया को, बिल्कुल, ठीक है।
या फिर आप बर्बाद हो जाते हो। बिल्कुल ही ठीक down है। चले जाते और ये सब डिपेंड करता है आपके विल पावर पे हैं। कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उसने दूसरा रास्ता चुना, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा उसके साथ सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसको दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। तो नशे की लत में पड़ गया, फिर वो बाहर इधर उधर करके कैसे उसका एक ही एम होता था कि वो कहीं ना कहीं से नशे का जुगाड़ करे। दिल्ली वाले वो यही वर्ड यूज करते हैं, जुगाड़। ठीक है, तो उसका एक यही इंटेंट होता था कि पूरे दिन में मुझे नशा करना है। और मैं उसको, क्योंकि हम मार्केट से के आसपास से गुजरते थे, तो वो कुछ इनिशियल ईयर्स ऐसे थे जिसमें वो हमें पहचानता था। ठीक है, तो जब भी हम वहां से निकलते थे तो हमसे किसी न किसी बहाने पैसे मांगने की कोशिश करता था। ठीक है, और हम भी, मतलब मैं पर्सनली उसको ये बोलता था कि यार तुम कुछ खाना है तो तू खाना खा ले। ठीक है, लेकिन वो खाने के लिए मना कर देता था, लेकिन वो पैसे मांगता था कि उसे नशा करना है। ठीक है, बट रिसेंटली मुझे ये बात पता चली है कि लगभग 2 साल पहले कोविड के दौरान, या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूं, तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो मेरा ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं रहा, लेकिन मैंने उससे ये सीख उस दिन से ये ली कि आपको, आपका जो विल पावर है आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है, या फिर आपके जो आसपास की जो सराउंडिंग्स है। और मैं आप इस पूरे इंसिडेंट के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपके आसपास हो उसका विल पावर आपके जितना स्ट्रांग हो। कभी कभी आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने आस पड़ोस के कुछ ऐसे लोगों को उस दलदल से बाहर खींच कर लाना पड़ता है। मुझे अफसोस बस इस बात का है कि मैं अपने आपाधापी में लगा रहा, मेरे और सारे दोस्त अपने आपाधापी में रहे, लेकिन अगर हम लोग एक एक्यूमुलेटिव एफर्ट लगाते तो शायद हम उसको उस दलदल से बाहर निकाल सकते। ओके, सो राहुल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया है, दोस्ती करते हैं, सभी लोगों के दोस्त होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या दोस्ती के कुछ फायदे भी होते हैं? और या फिर हम ये रिलेशन बस ऐसे ही निभा रहे हैं जैसे हम नॉर्मली कोई और रिलेशन निभा रहे होते हैं? तो क्या है बेनिफिट्स आपके हिसाब से? अगर मैं फायदे को बिल्कुल ही अगर मटेरियलिस्टिक चीजें से रिलेट करूं, तो मेरे हिसाब से कि फायदे के लिए कभी दोस्ती करनी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, क्योंकि फिर आप उस टाइम पे साथ ही नहीं होते। बिल्कुल, ठीक है, उस टाइम पे आप होते स्वार्थी। और जो स्वार्थी लोग होते हैं वो कोई भी काम करेंगे अपनी लाइफ में तो वो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। ठीक है, तो हम उसको हटाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को साइड करते हैं। हाँ, अगर उसके फायदे की अगर मैं बात करूं, तो आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं डेली, जो कि हो सकता है कि आप अपने घर में पेरेंट्स से, ठीक है, या फिर अपने वाइफ से शेयर ना करें। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनसे शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार हमें ये लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। अगर मैं फेल हो रहा हूँ कहीं पे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने पिताजी को या माताजी को इस बात को जाके बताऊं, क्योंकि उनकी बहुत उम्मीद है मेरे से। जितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, आप उनके लिए हीरो होते हो। करेक्ट। और सुपर हीरो ना कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अपने बेटे के सामने कुछ बात नहीं रख सकते, क्योंकि आप अपने बेटे के लिए आप सुपर हीरो हो। ठीक है, तो उस जगह पे अगर कोई काम आता है तो आपका दोस्त आता है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। ठीक है, और एक बात करूं, वो पंचिंग बैग का काम करते हैं दोस्त। वो सारे आपका स्ट्रेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस रिलीज होगा तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। बेटर परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आप अपने वर्क प्लेस पे बेटर परफॉर्म कर पाओगे, आप अपने रिलेशनशिप में बेहतर दे पाओगे, और आपकी जो भी दायित्व है, ठीक है, वो आप अच्छी तरीके से उसको निर्वाह कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि आप कोई सी बात जो दिल में किसी और के साथ नहीं रख सकते, वो बात जो आपके दिल के अंदर घर कर बैठी है, वो आप अपने दोस्त के सामने रख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम सब दोस्त इसलिए ही बनाते हैं ताकि वो भी खुल के आपसे बात कर सके और आप भी उनसे खुलकर बात कर सके, क्योंकि ना तो आपका दोस्त आपको जज करता है, न ही आप उनको जज करते हैं, और हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब हमें कहीं ना कहीं जज करने के लिए बैठे हैं, और आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो निकल कर नहीं आ पाता, क्योंकि लोग आपको जज कर रहे हो। तो आपको डर सताता है हमेशा अंदर से। तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, और अगर वो समाज में उसको रहना है, तो दोस्त नामक हथियार की आवश्यकता उसको हमेशा
पड़ेगी। बिल्कुल सही आपने बोला, दोस्त नामक हथियार, दोस्त नामक सबसे बड़ा हथियार है आज की दुनिया में शायद। सही बात है, क्योंकि आपको पता है ना कि फेसबुक क्यों बना था, ठीक है, फेसबुक बना था दोस्त बनाने के लिए, ठीक है। इंस्टा, स्नैपचैट जो आज के टाइम में बहुत चल रहे हैं, आजकल की शादियां भी करवा रहे हैं शायद, नहीं आजकल ये शादियां भी करवा रहे हैं और शादियां तोड़वा भी रहे हैं, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। और मैं इस बात को इस तरीके से अगर आपके सामने पोर्ट्रे करूं, क्योंकि याद है मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी करेक्टर को लेकर, तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट में और उनके फेसबुक अकाउंट में बहुत सारे लड़कों के करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपको पता है? बिल्कुल, स्क्रीनशॉट के नाम से उन्होंने सेव कर रखे हैं, ठीक है, कि अगर वो जग जाहिर हो गया ना तो बहुत सारे लोगों का करेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस चीज को वापस से बार बार करेक्टर की तरफ क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस सोसाइटी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा करेक्टर ही है, जो इस सोसाइटी को भी अपलिफ्ट कर सकता है, इस फ्रेंडशिप को भी अपलिफ्ट कर सकता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को भी अपलिफ्ट कर सकता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जब लोगों के बीच में होता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन जब वो अकेले होता है तो वो दूसरे तरीके से बिहेव करता है। करेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने कैसा बिहेव करते हैं, करेक्टर का मतलब ये है कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा तो भी आप उसी करेक्टर को आपने पकड़कर मैनेज करके चल रहे हो, तो ये है इंपॉर्टेंस करेक्टर की। अच्छा मनोज, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि दोस्ती में एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? राहुल, मैं इसका आंसर कुछ इस तरीके से देने की कोशिश करूंगा कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि ना आज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक रूट भी है, रूट कॉज मतलब एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपेक्टेशन एक्चुअली है क्या, दैट आई रियली वांट समबडी टू डू समथिंग फॉर मी विदाउट इवन लेटिंग हिम नो। मैं उसको ये बता भी नहीं रहा हूँ कि तू मेरे लिए कर, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ करेगा, बट तो एक्चुअली तो इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है, तो सामने वाला। और इसमें एक और भी चीज है, जब आप बात करते हो कि दोस्ती में उम्मीद होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है फिर ये वही बात होगी कि अगर आप ये रख रहे हो तो आप स्वार्थी हो। सही बात है। और अगर आप स्वार्थी हो तो मेरे को लगता है कि आप एक अच्छे मित्र नहीं हो, फिर आप साथी नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है, मित्र बनना है तो फिर आपको स्वार्थी नहीं, स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से आपको अपने दोस्त के साथ रहना पड़ेगा, हाँ, अपने मित्र के साथ रहना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसी प्रसंग में एक बहुत अगेन थोड़ा फिर पीछे चलते हैं, भगवान कृष्ण और सुदामा, जो कि शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप्स के एग्जाम्पल है, आई वुड से, उनकी बात करते हैं। साथ बचपन देखा दोनों ने, और पर एक चले गए वृंदावन छोड़ के द्वारका, और द्वारकाधीश बन गए भगवान कृष्ण। और सुदामा ब्राह्मण थे, तो उनका एक ही काम था, उनका पेशा एक ही था कि भिक्षा मांगना, और जो आया उसी के साथ अपनी फैमिली का और अपने परिवार के साथ निर्वाह करना। अब कंडीशन सुदामा जी की जो हमने स्टोरीज देखी है, जो पढ़ी है हम लोगों ने, उसमें साफ पता लगता है कि उनकी और उनकी फैमिली की कंडीशन, दे वर लिविंग मिजरेबली, कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था लाइफ में। और इसी चीज को देखते हुए एक दिन उनकी वाइफ उनको बोलती है कि आपको ये जो दोस्त हैं भगवान कृष्ण, द्वारकाधीश है, राजा हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए और उनसे आप मदद मांग सकते हैं, ताकि हम अपना और अपने परिवार का निर्वाह ठीक से करें। तो सुदामा मित्र अच्छे थे पर उम्मीद नहीं रखते थे, और वो कहते थे कि, और वो भगवान कृष्ण के भक्त भी थे एक तरीके से, तो वो बोलते थे प्रभु ने जो मेरे लिए दिया है ना, मेरे लिए बहुत है। कन्विंस नहीं थे, पर फिर पत्नी के समझाने पे एक बार वो चले ही आते हैं, और वो कहते हैं कि चलो मैं चला जाता हूँ। वो जाते हैं, तो जब वो उनके महल के सामने पहुंचते हैं, तो जो भी वहाँ पे गार्ड्स होते हैं, दरबान कह सकते हो आप उनको, जो होते हैं, तो उनको रोकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। वो अपना परिचय देते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का या द्वारकाधीश का मित्र हूँ। तो गार्ड्स हंसते हैं उन पे। उनको लगता है कि अगर मैं इस तरीके से भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा या फिर अपने मित्र के पास जाऊंगा, तो वो भी कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बनेंगे कि उनकी दोस्ती कैसे इंसान के साथ है। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वहां से वापस जाने को तैयार थे कि मेरे दोस्त को मेरी वजह से हंसी का पात्र ना बनना पड़े। और पर भगवान कृष्ण तक ये बात चली जाती है, और वो फटाफट से बाहर आते हैं और उनको रिसीव करने के लिए, और उनको देखते हैं और उनके पैरों को देखते हैं, उसमें छाले होते हैं, उनको दरबार में लेके जाते हैं, अपने भवन में बिठाते हैं, और उनके पैरों को अपने हाथों से धोते हैं। दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, राजा हैं, भगवान भी हैं, पर राजा और भगवान होने के बाद वो सिखा रहे दोस्ती क्या है।
पैरों को धोते हैं, अच्छे से जलपान करवाते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे लिए मित्र तुम क्या तोहफा लाए हो या क्या उपहार लाए हो। और ये गरीब थे तो उपहार के तौर पे इनकी वाइफ ने, सुदामा जी की वाइफ ने इनको केवल एक मुट्ठी चावल दिया हुआ था। वो चावल भगवान कृष्ण को देते हैं, वो राजा जो कि शायद ना खाता, वो इसलिए खाते हैं मित्र लाया है। गए थे वो मदद मांगने, इन सारी चीजों को देख के वो सब भूल जाते हैं और उनको लगता है कि मैं मदद नहीं मांग पाऊंगा क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर सकता और मेरे भाग्य का जो है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उनके बारे में पूछते हैं कैसा चल रहा है, तो वो यही बोलते हैं सब सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन भगवान भगवान है, तुमको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और चाहते वक्त इनको बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को सुदामा जी बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे से रहते हो, सब कुछ सही है, चलो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने घर। जब वो घर जाते हैं, जो उनका कुटिया, जिस कुटिया में वो रहते थे, ये लोग कथाएं बोलती हैं जो कि बहुत जगहों पे लिखा भी मिल जाएगा आपको शायद, वो कुटिया महल बन चुकी थी। दोस्त को नहीं बताया मुझे क्या चाहिए, लेकिन दोस्त ने बिना बोले भी वो कर दिया जो कि उसके दोस्त को चाहिए था। बस वो प्रतीक्षा इस चीज की कर रहे थे कृष्ण भगवान की क्या ये मेरा दोस्त मुझे याद रखता भी है या नहीं रखता है। एक दिन मेरे से मिलने आ गया और वो पूरा समझ गए कि इसकी जिंदगी में क्या है, कुछ बातों के आदान प्रदान से। और ये है दोस्ती जहाँ पे बिना उम्मीद की चीजें हुई, बिना उम्मीद की चीजें की गई। और मुझे लगता है कि ये कथा या ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है और ये हमेशा जीवित रहने वाली है। तो यहाँ से शायद हम दोस्ती सीख सकते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं फिर भी नहीं मान रहा और मेरा दोस्त मुझे इतना अच्छे से जानता है, बिना कुछ बताए कि भी वो समझ गया कि मेरी क्या व्यथा है। तो दोस्तों अभी हमने अपना दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ मेरा और मनोज के बीच में। मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉडकास्ट जब भी आए तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।